हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम लोग जो है 125 क्वेश्चन हिस्ट्री का बीपीएससी से रिलेटेड देख चुके थे। स्टार्ट करते हैं 126 से। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, वीडी सावरकर, जॉन थॉमस, जवाहरलाल नेहरू। आपको बता दूं, जो जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार होने के पश्चात जो है अहमदनगर किले में कारावास के दौरान द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू जो है कब से कब तक जेल में रहे कारावास में? तो 1942 से 1946। जेल में एकांतवास के 4 वर्ष के कारावास के दौरान यह पुस्तक लिखी थी और यह उनके प्रिय देश और उसके समृद्ध संस्कृति को श्रद्धांजलि देने का जो है उनका एक अपना तरीका था। पुस्तक जो है प्राचीन इतिहास से शुरू होती है। इसमें नेहरू ने प्राचीन काल में वेद, उपनिषद और प्राचीन काल की पाठ्य पुस्तक के बारे में लिखा है और ब्रिटिश राज के दौर पर जो है इसे समाप्त करता है। यह पुस्तक जो है भारतीय इतिहास, संस्कृति और दर्शन के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है और इसे भारतीय इतिहास पर सबसे बेहतरीन लेखन में से जो है एक माना जाता है। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 127, मौर्य प्रशासन में महिषी थी। ऑप्शन है मुख्य रानी, कंचुकी, राजमहल का एक बड़ा अधिकारी को कंचुकी बोलते थे, कोषाध्यक्ष, सारथी। सवाल बड़ा सिंपल है, इसको आंसर हो जाएगा ए, मुख्य रानी को महिषी बोला जाता था मौर्य प्रशासन में। आपको मौर्य प्रशासन मैंने अच्छे डिटेल में बता चुका हूँ। आप जो है आई बटन पर क्लिक करके जो है एंशिएंट इंडिया के सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नवपाषाण स्थलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? ऑप्शन है सारू तारू, मस्की, मेहरगढ़, चिरांद। चिरांद भारत में बिहार के सारण जिले में एक पुरातात्विक स्थल है और इस स्थल पर जो है नवपाषाण युग के पुरातात्विक अभिलेख भी पाए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा भी गया है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बिहार में स्थित है? तो बिहार में कौन सा स्थित है? रूपर, आमरी, रंगपुर, मेहरगढ़। इनमें से कोई भी जो है बिहार में स्थित नहीं है। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? असहयोग आंदोलन की अगर बात करें तो चलिए पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आंदोलन में मुसलमानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू हुआ और वर्ष 1922 में समाप्त हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इसे निलंबित कर दिया गया। बारदोली प्रस्ताव में गांधी ने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। इसमें से कह रहा है कौन सही नहीं है? इसका आंसर तो सी होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इसे निलंबित कर दिया गया। ऐसा नहीं था, चौड़ी चौड़ा की घटना हुई थी, उसके बाद उसको निलंबित किया गया था। आपको बता दूं, जो बड़ी संख्या में मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक सद्भाव असहयोग आंदोलन की जो है महान उपलब्धि थी। असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को आरंभ होता है और 5 फरवरी 1922 को समाप्त होता है। खिलाफत और असहयोग अलग अलग मुद्दों पर उभरे थे, लेकिन उन्होंने अहिंसा और असहयोग के एक समान कार्यक्रम को अपनाया हुआ था। अच्छा, 5 फरवरी 1922 को क्यों समाप्त होता है? तो 5 फरवरी 1922 को कहीं कहीं पे 4 फरवरी भी लिखा जाता है। तो 4 या 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा की घटना के कारण जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया था और उसके साथ में आंदोलन का केंद्रीय विषय खिलाफत भी जल्द ही समाप्त हो गया। चोरी चौरा की घटना 4 या 5 मार्च 1922 को होता है। उसके एक सप्ताह बाद
जो है 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई जाती है और एक प्रस्ताव पारित किया जिसे बारदोली प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, और इसमें उन्होंने आंदोलन वापस लेने की घोषणा करते हैं गांधी जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, और ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, गांधी जी निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से नहीं जुड़े थे? ऑप्शन है यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, युगांतर। यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और नवजीवन से तो गांधी जी जुड़े थे, लेकिन युगांतर से नहीं जुड़े थे। अब युगांतर जो है ना एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे और इसे जो है भूपेंद्र नाथ धर और बारेंद्र कुमार घोष द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न, अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी कांग्रेस के नए संविधान के लेखक थे। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी के साथ सहयोग करने हेतु चुना गया था? ऑप्शन है एनसी केलकर, बीजी तिलक, आईबी सेन, मोतीलाल नेहरू। देखिए इसमें जो है इसका ऑप्शन ई जाएगा, क्योंकि अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न विषयों पर 50 प्रस्तावों को पारित किया गया था। कांग्रेस के पूरे संविधान पर विचार करने के लिए कांग्रेस ने एक उप समिति की नियुक्ति की थी। गांधी जी जो नए संविधान के लेखक थे, तिलक और सीआर दास का सहयोग चाहते थे, लेकिन काम के दबाव के कारण वे उनके साथ काम करने में सक्षम नहीं थे दोनों। तो इन दोनों के बजाय जो है एनसी केलकर और आईबी सेन, एनसी केलकर, आईबी सेन, तिलक और दास गांधी जी के साथ सहयोग करने के लिए चुने गए थे, ठीक है। लेकिन काम का दबाव था इसलिए वो लोग दोनों राजी नहीं हुए, तो इन दोनों को भी एनसी केलकर और आईबी सेन को भी शामिल किया गया इस नंबर में। तो कह रहा है चुना गया था, तो चुना गया था एनसी केलकर भी थे, बीजी तिलक भी थे, आईबी सेन भी थे। इसका ऑप्शन ई होगा, ठीक है। ई रहने पे ई होगा, नहीं तो सवाल में आप चेंज कर सकते हैं कौन नहीं थे, तो कौन नहीं थे में तब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न, राजधानी और महाजनपद का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन है वज्जी, वैशाली, अंग, चंपा, चेदी, सुक्तिमती, सुरसेन, मोथा। महाजनपद और राजधानी, वज्जी की राजधानी वैशाली बिल्कुल सही है, अंग का चंपा बिल्कुल सही है, चेदी का शक्तिमती ये भी सही है, सुरसेन का मथुरा ये भी सही है। इसका भी ऑप्शन ई जाएगा भाई, इसका भी ऑप्शन ई जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है मल्ल, गांधार, कोसल, मगध। गांधार जो है ना ये बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है, और ये जितने भी हैं मल्ल, कोसल, मगध ये सारे के सारे बुद्ध के जीवन से संबंधित रहे। इसका ऑप्शन ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अच्छा ये जो प्रश्न है ना ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं, देख सकते हैं। अगला प्रश्न, कर्पूर मंजरी की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी ऑप्शन है अमर सिन्हा, बिल्हाना, कुंतक, राजशेखर। कर्पूर मंजरी जो है संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार एवं काव्य मीमांसक राजशेखर द्वारा रचित एक प्राकृत का नाटक है। इसका आंसर तो हो जाएगा राजशेखर, लेकिन इसके बारे में कुछ और भी जानेंगे, क्योंकि राजशेखर जो है इन्होंने अपनी पत्नी अवंती सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए जो है यह नाटक लिखा था, और प्राकृत भाषा के शुद्ध साहित्यिक कृतियों में इस रचना का विशेष स्थान है। राजशेखर जो थे गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी कवि थे, और उन्होंने जो है 880 और 1920 ईस्वी के बीच 880 से 920 ईस्वी के बीच जो है काव्य मीमांसा की रचना की थी। वास्तव में जो है ना यह रचना कवियों के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शक है,
जो एक अच्छी कविता के तत्वों और रचना की जो है व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अपने पारित होने के वर्ष के साथ सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1813, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909, पिट्स इंडिया अधिनियम 1772। देखिए, थोड़ा भी अगर आप पढ़े होंगे ना तो आपको पता चल रहा होगा। चार्टर अधिनियम 1813 बिल्कुल सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935 बिल्कुल सही है, भारत परिषद अधिनियम 1909 ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन पिट्स इंडिया अधिनियम जो है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को लाया गया था, न कि 1772 को। और पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में अगर बता दूं आपको तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी इन एक्ट को कहा जाता है, और इसको जो है ब्रिटिश संसद द्वारा वर्ष 1773 के विनियमन अधिनियमन के दोषों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट के परिणाम स्वरूप जो है ब्रिटिश सरकार और कंपनी का भारत में ब्रिटिश संपत्ति पर जो है दोहरा नियंत्रण हो गया, और सभी अधिकार जो है सरकार के पास थे। और यह अधिनियम जो है महारानी जो आती है कब 1857 यानी 1858 तक जो है प्रभावी रहा है ये अधिनियम। इस अधिनियम को जो ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री उस टाइम थे विलियम पिट, इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं, विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस एक्ट में विशेषता यह थी कि इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक और राजनीतिक गतिविधियों के बीच अंतर स्पष्ट किया। पहली बार जो है भारत में ब्रिटिश संपत्ति शब्द का प्रयोग किया गया था। इस एक्ट के जरिए जो है ब्रिटिश सरकार को भारतीय प्रशासन पर सीधा नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया, और कंपनी 1773 के पिछले रेगुलेटिंग एक्ट के विपरीत ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गई, जहां सरकार ने मामलों को विनियमित करने और शेष न लेने की मांग की थी। इस एक्ट के अपने भारतीय क्षेत्रों के नागरिक और सैन्य प्रशासन में ब्रिटिश राज का अधिकार स्थापित किया। ये जो एक्ट है, व्यावसायिक गतिविधियों अभी भी जो है कंपनी के ही एक अधिकार में थी। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट की ये कुछ बात रहा जो आपको जाननी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरलों का सही कालानुक्रम है? चलिए, ये जो है जितने भी ब्रिटिश गवर्नर जनरल वायसराय रहे हैं सबको आपको कार्यकाल के साथ याद रहना चाहिए वो कौन कौन से काम किए। चलिए आइए देखते हैं, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न तभी बन पाएगा। अब कालानुक्रम है तो सबसे पहले जो जो ऑप्शन में है सबके बारे में जानना जरूरी होगा, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो जानते हैं, चलिए। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल जो है 1773 से 1785। लॉर्ड मेटकॉफ का कार्यकाल जो है 1835-36 के आसपास रहता है। डलहौजी, ये तो डलहौजी के बाद 1857 क्रांति होती है, तो 1848 से 1856 तक डलहौजी रहते हैं। और कैनिंग जो है, लॉर्ड कैनिंग, ये 1857 की क्रांति इन्हीं के दौरान हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 57 तक था। इसका आंसर तो ए हो जाएगा, क्योंकि जितना भी बताया आपको क्रम में भी बताया, लेकिन बारी बारी से जान लेते हैं। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल क्या बताया? वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1773 से 1785 तक। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, आपको मालूम होगा। तो ये पहले गवर्नर जनरल थे। इनकी समयावधि के दौरान जो है 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1782 की सालाबाई की संधि, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, ये सब प्रमुख कार्य रहे हैं। लॉर्ड मेटकॉफ की बात करें तो इसका बारे में आपको मैंने बताया, जो 1835 से 1836 के दौरान जो है ये गवर्नर जनरल थे। भारत में प्रेस पर प्रतिबंध को हटाने के लिए नए प्रेस कानून उनके कार्यकाल के दौरान पेश किए गए थे, मेटकॉफ। और जो है लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था ये 1848 से 56 तक था। भारत में जो है विभिन्न राज्यों के सिद्धांत और परिचय, 1884 की वुड्स एजुकेशन डिस्पैच, 1853 का रेलवे मिनट, और 1853 में मुंबई से ठाणे तक पहली रेलवे लाइन जो बिछाई गई,
टेलीग्राफ, पोस्टल में सुधार, 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये सब जो कार्य है इनके द्वारा, डलहौजी के द्वारा एक प्रमुख कार्य किए गए थे। बहुत सारे काम किए हैं ये, अच्छे काम। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग जो है अंतिम गवर्नर जनरल रहते हैं और इनका कार्यकाल जो है 1856-57 तक था और 1857 का विद्रोह जो है इन्हीं के कार्यकाल के दौरान होता है। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित किए गए थे। विद्रोह के बाद उन्हें भारत का पहला वायसराय बनाया गया था, क्योंकि 1858 के जरिए से जो है फिर क्या आ गया, वायसराय का पद आ गया था, तो इसे जो है वायसराय बनाया गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन पर नियंत्रण का हस्तांतरण जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा जो है फिर किया जाने लगा था। तो ये रही बात। तो इसका सही आंसर तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेडलर आयोग का गठन कब किया गया था? सेडलर आयोग, ऑप्शन है 1915, 1916, 17, 18। सर माइकल सेडलर की अध्यक्षता में सेडलर आयोग का गठन जो है वर्ष 1917 में किया गया था। इसमें जो है 2 भारतीय सदस्य भी थे, एक थे सर आशुतोष मुखर्जी और एक मुस्लिम समुदाय से थे जियाउद्दीन अहमद, ये दोनों शामिल थे सेडलर आयोग। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यह जो आयोग था कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थितियों की समीक्षा करने के लिए जो है स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था विश्वविद्यालय शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा को अलग करके विश्वविद्यालय शिक्षा में और सुधार करना था। आयोग जो है सभी विश्वविद्यालय केंद्रों का दौरा किया और 17 महीने के बाद जो है वर्ष 1919 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। और यह जो रिपोर्ट थी बहुत लंबी और महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में 13 खंड शामिल थे जो भारत में माध्यमिक विज्ञान संबंधी और विश्वविद्यालय शिक्षा की शैक्षिक समस्याओं का एक जो है मतलब महत्वपूर्ण और व्यापक सर्वेक्षण देते थे। हालांकि देखा जाए तो यह केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय का रिपोर्ट थी, उसी के आधार पर बनाया हुआ था, लेकिन इसमें जिन समस्याओं का अध्ययन किया गया था वे अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए भी जो है आम थी, इसलिए देश के अन्य विश्वविद्यालयों के लिए समान रूप से सुझाव लागू थे। और इसीलिए जो है आयोग की रिपोर्ट संपूर्ण भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षा के विकास पर जो है मतलब दूरगामी परिणाम थे, कह सकते हैं आप, दूरगामी परिणाम। तो ये हो रही सेडलर आयोग की बात। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में बख्तियार खान का मकबरा स्थित है? ऑप्शन है नालंदा, पटना, कैमूर, सासाराम। बख्तियार खान, मोहम्मद बख्तियार खान का मकबरा जो है चैनपुर प्रखंड जो कि कैमूर जिले के मधुराना गांव के पास एक पहाड़ी में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा, जिले अगर पूछे तो कैमूर, गांव पूछे तो मधुराना गांव, प्रखंड पूछे तो चैनपुर प्रखंड। तो अब जो भी रहे कैमूर जिले में स्थित है। आपको बता दूं जो यह जो मकबरा है ये पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत जो है राष्ट्रीय महत्व का स्मारक जो है घोषित किया जा चुका है। और बख्तियार खान फतेह खान का पिता था जिसका विवाह शेरशाह सूरी की बेटी से हुआ था, और इसीलिए ये चर्चित भी रहा था, शेरशाह सूरी के दामाद बन गए थे ना। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पटना शहर को अजीमाबाद नाम दिया था? ये प्रश्न मैंने पिछले भी दिखाया, अभी भी देख लीजिए। ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, अजीम उस शान, सिराजुद्दौला, मोहम्मद शाह। अजीमाबाद कोई अपने नाम पर ही रखेगा ना, तो एकदम आप टिक तो कर सकते हैं दिमाग से भी। जो अजीम उस शान, राजकुमार अजीम उस शान ने पटना को एक सुंदर शहर में बदल दिया और उसको अजीमाबाद नाम दिया था। इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा कश्मीर के शासक यूसुफ शाह चक को बिहार में निर्वासित किया गया था? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जो है कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक को जो है बिहार निर्वासित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा अकबर। और उन्हें जो है बिहार के नालंदा में दफनाया गया था यूसुफ शाह चक को, ये भी ध्यान रखिएगा कहीं अगर पूछ ले कभी। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड से जुड़ा था? ऑप्शन है भगत सिंह, खुदीराम बोस, तारकनाथ दास, प्रफुल्ल चाकी। देखिए दोनों बंदा का नाम दिया हुआ है, तो इसका भी ऑप्शन ई जाएगा। आपको बता दूं, जो मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड जो है 1908 में मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट जिसका नाम था D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा जो है एक क्रांतिकारी षड्यंत्र था, जिसे कि मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के नाम से हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। उन दोनों ने जो है किंग्सफोर्ड के एक वाहन पर बम फेंकते हैं, लेकिन वह सुरक्षित रह जाते हैं। दुर्भाग्य से हमले में 2 ब्रिटिश महिलाएं मारी जाती है। प्रफुल्ल चाकी जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोनों इसमें इन्वॉल्व थे, तो इसलिए इसका आंसर जो है दोनों हो जाएगा भाई, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, यानी ई रहता तो ई होता। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन है बंगाल, अवध, मैसूर, पंजाब। अस्थायी बंदोबस्त याद आ जाना चाहिए आपको, कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है अस्थायी बंदोबस्त की स्थापना जो है वर्ष 1993 में की थी, जिसे बंगाल अस्थायी बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता था, अब है नहीं। तो इसको जो है इसका आंसर तो आप पहले टिक कर दीजिए ए। अब ये जो बंदोबस्त था ये ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाली जमींदारों के बीच जमीन से उठाए जाने वाले राजस्व को तय करने के लिए जो है एक एग्रीमेंट था, और इस सिस्टम के अंतर्गत जो है जमींदारों को भूमि के मालिकों के रूप में मान्यता दी गई थी, और राजस्व के 1/11वें हिस्से को जमींदारों द्वारा रखा जाता था और 10/11 को कंपनी को प्रस्तुत किया जाना था। सोच सकते हैं, जमींदार की संपत्ति को उसकी संपत्ति के रूप में माना जाता था। उसकी मृत्यु पर उसके आश्रितों के बीच जो है विभाज्य होती थी वो जो भी जमीन थी। इस सिस्टम को जो है इस्त ए मरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बिसादरी, इन सब के नामों से अरबुक में अलग अलग नामों से जो है जाना जाता था। और यह प्रणाली सिर्फ बंगाल तक ही नहीं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस वाला जो क्षेत्र है, उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र, इन सब में प्रचलित थी। ठीक है, जागीरदारी प्रथा। इसका आंसर हो जाएगा भाई बंगाल। अगला प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कविता को पहली बार निम्नलिखित में से किसने गाया था? बहुत ही लाजवाब कविता है और उसकी पंक्ति है, इसे सब याद रखते हैं। आपको भी याद ही होगा, जो राम प्रसाद बिस्मिल ने जो है सबसे पहले सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गाया था। हालांकि कविता को पटना के बिस्मिल अजीमाबादी ने वर्ष 1921 में इसे लिखा था, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है गाया किसने था, तो राम प्रसाद बिस्मिल। लेकिन एक प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया था, जो लिखा किसने था, तो उसका आंसर जो है बिस्मिल अजीमाबादी था ऑप्शन में, तो वही होना चाहिए था। ठीक है, हुआ भी था वही, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में थोड़ा जान ले। जो राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जो है 11 जून 1887 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मुरलीधर और मूलमती के यहाँ हुआ था। और बिस्मिल जो है चंबल घाटी के एक गांव में जो है बड़े हुए थे। बिस्मिल एक फायर ब्रांड स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ जो है प्रतिभाशाली कवि भी थे। बिस्मिल उर्दू और हिंदी में राम, अज्ञात और बिस्मिल उपनाम से कई कविताएं लिखी थी। वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे, जो बाद में HSRA बन गए थे, जिनके अधिक लोकप्रिय क्रांतिकारी सदस्य भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद थे। बिस्मिल द्वारा लिखी गई कुछ कविताओं में जो है मैनपुरी की प्रतिज्ञा, मन की लहर और क्रांति गीतांजलि, क्रांतिकारी थे ना भाई, क्रांति से जुड़े हुए बात लिखे थे, क्रांति गीतांजलि। और सबसे बड़ी चर्चा के विषय तब बनाइए जब अशफाकुल्लाह खान के साथ उन्हें काकोरी ट्रेन डकैती के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे आमतौर पर काकोरी षड्यंत्र 1925 के रूप में भी जाना जाता है। बिस्मिल को जो है 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे
दी जाती है और उस समय मात्र जो है वो 30 वर्ष के थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कन्नौज त्रिकोण का हिस्सा नहीं था? कन्नौज त्रिकोण, ऑप्शन है भाई राजपूत, गुर्जर, प्रतिहार, पाल, चालुक्य। आपको बता दो जो कन्नौज पर नियंत्रण के लिए जो है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंश के शासकों के बीच जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था और इन्हें ही कन्नौज त्रिकोण के का नाम जो है दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा, ये कह रहा है कौन नहीं था, तो बेचारा चालुक्य जो है ये नहीं था, आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोरक्को के यात्री इब्न ए बतूता ने भ्रमण किया था, किसके दरबार में भ्रमण किया था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। आपको बता दो जो इब्न ए बतूता ने जो है दिल्ली के तत्कालीन शासक उस टाइम थे मोहम्मद बिन तुगलक के शाही दरबार का दौरा किया था और वह जो है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा नियुक्त किया गया था और लगभग 7 वर्षों तक जो है भारत में रहा है। तो MBT इसका आंसर हो जाएगा 146 का बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसका जन्म बिहार में हुआ था? बिहार वाले सब जानते होंगे भाई, क्योंकि हर बस पे, हर चौक चौराहे पे इसका पोस्टर लगता है कभी कभी गुरु पर्व के दिन। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वो 1666 में पटना बिहार में हुआ था और गुरु गोविंद सिंह का मूल नाम गोविंद राय था। वे 10वें और अंतिम सिख गुरु थे। उन्हें जो है मुख्य रूप से खालसा के निर्माण के लिए प्रसिद्धि भी हैं, यानी जाने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद कोई गुरु नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रास बिहारी बोस, MG रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए 1905 की बात है। 1905 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसका आंसर तो हो जाएगा डी, लेकिन इसके बारे में कुछ और भी जानिए। ये जो अधिवेशन था इसमें जो है बंगाल के विभाजन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया था और सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा भी की गई थी, क्योंकि इसी टाइम बंगाल विभाजन की घोषणा हो चुकी थी। गोखले जो हैं इन्होंने वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ये भी याद रखिएगा, भारत सेवक समाज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं अपने वर्ष के साथ सही सुमेलित नहीं है? चलिए भाई, ऑप्शन है बिहार में ब्रिटिश शासन का विस्तार। बिहार में ब्रिटिश शासन का विस्तार 1757 बिल्कुल सही है। बक्सर का युद्ध जो है 1764 में होता है, जिसमें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजय रहते हैं। तो ये तो आपका गलत है, क्योंकि 1764 होना चाहिए। फिर है ऑप्शन बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885, ये बिल्कुल सही है। बंगाल काश्तकारी अधिनियम, इसने जो है बिहार में काश्तकारों के अधिकारों को जो है परिभाषित किया था, तो ये 1885 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। कांग्रेस का 28वां अधिवेशन जो है बांकीपुर पटना में 1912 में हुआ था, तो ये भी गलत हो गया ना भाई। 1928 में बांकीपुर पटना में जो है 1912 में हुआ था, तो दोनों गलत हो गया, तो इसका ऑप्शन तो ई होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चेरो विद्रोह हुआ, मतलब चेरो विद्रोह हुआ किसके विरुद्ध हुआ? कौन इसके नेता थे? वही सब पूछ रहा है। किसके नेतृत्व में हुआ? तो ऑप्शन है सरदार भूषण सिंह, गंगा नारायण, अब्दुल वहाब, भोलानाथ शाह। आपको बता दूं जो चेरो विद्रोह जो है 1800 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध होता है और कंपनी ने चूड़ामन को चेरों के राजा के रूप में पदस्थ करते हैं और जिसने बदले में जनता से भारी कर वसूलते हैं। चूड़ामन ने किसानों, आदिवासियों और गरीब ग्रामीणों को शोषण किया, जिसके कारण राज्य में आक्रोश और अशांति का प्रसार हुआ, जिसका परिणाम ये निकला कि सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में जो है विद्रोह शुरू हुआ है। लेकिन विद्रोह शुरू हुआ, हालांकि अंग्रेजों द्वारा जो है जल्द ही इस विद्रोह को दमन कर दिया जाता है। लेकिन अब पूछा है नेतृत्व किसने किया था, तो नेतृत्व जो है ना सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में जो है चेरो विद्रोह हुआ था 1800। तो
धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये 150 प्रश्न जो है हिस्ट्री का था, उसको आप अच्छे से देखिए। फिर मिलते हैं नए सेक्शन के साथ। धन्यवाद।